India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई पर लगाई रोक। कहा, कानून कर्मियों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर हम कर रहे हैं विचार। चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी हामी। 24 मार्च को है सुनवाई। याचिका में सियासी दलों को मिल रहे दान के बारे में जानकारी की है मांग। स्कूल शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव से रोकने के लिए केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे टोल कनेक्शन वसूली के आरोपों की होगी जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए सीएजी को दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाई है। सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानून के पेशेवरों को वैक्सीन लगवाने की प्राथमिकता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर हम विचार कर रहे हैं। देश की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित कोरोना वैक्सीन संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी। साथ ही वकीलों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की मांग वाली दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिका को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानून के पेशेवरों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर हम विचार कर रहे हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि जैसा मामला सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने है, वैसा ही दिल्ली हाई कोर्ट में है। हमारा मानना है कि हाई कोर्ट में लंबित याचिका को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर दिया जाए, इसीलिए ये नोटिस जारी किया जा रहा है और हाई कोर्ट में लंबित इस मामले की कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। सुनवाई के दौरान भारत बायोटेक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुंबई, दिल्ली समेत कई जगह मामले हैं, इसलिए सभी को एक जगह स्थानांतरित किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी रोहतगी का समर्थन किया। इसके अलावा कोर्ट में जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जजों, वकीलों और न्यायिक कर्मियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया था। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया है कि एक वर्ग को वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। हाई कोर्ट ने एक आदेश सरकार को और दूसरा वैक्सीन निर्माताओं को दिया था। सरकार ने पिछले साल अगस्त में विशेषज्ञों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया था कि किसे पहले वैक्सीन लगाई जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये पूरे देश से जुड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करे और इसका निपटारा करे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की मौत ज्यादा हो रही है, इसीलिए दूसरे चरण में ऐसे लोगों और जिन्हें कोई बीमारी है उनको वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए। अभी जो याचिकाएं दायर हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वैक्सीन का व्यवसाय हो रहा है, जबकि सरकार अभी इंतजाम कर रही है। सीजेआई ने कहा कि सरकार के लोगों से पत्रकार मिलते रहते हैं, लेकिन वकीलों के लिए ये परेशानी है। वैक्सीन नहीं लगने पर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट जम्मू में गिरफ्तार रोहिंग्या शरणार्थियों की तुरंत रिहाई वाली याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट में ये भी कहा है कि उन शरणार्थियों को म्यांमार प्रत्यर्पित करने वाले किसी भी केंद्र के आदेश पर भी रोक लगा देगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई कर रही बेंच में ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम भी है। रोहिंग्या से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस याचिका में जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या को तत्काल रूप से रिहा करने और म्यांमार भेजने से रोकने के आदेश की मांग की गई है। अदालत इस याचिका पर आगामी 25 मार्च को सुनवाई करेगा। ये याचिका शरणार्थियों की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह की तरफ से दाखिल हुई याचिका में कहा है कि इन शरणार्थियों को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया और होल्डिंग सेंटर में तब्दील होने वाली जम्मू उप जेल में बंद कर दिया गया। याचिका में जम्मू आईजीपी मुकेश सिंह का जिक्र किया गया है। याचिका में लिखा गया है कि सिंह ने कहा है कि उनके दूतावास में सत्यापन के बाद इन्हें म्यांमार वापस भेज दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया। हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार प्रत्यर्पित किया जा सकता है, जहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और हिंसा हो रही है। इस पर कोर्ट में याचिका में कहा गया कि ऐसा करना भारत की शरणार्थियों को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता के खिलाफ जाएगा और शरणार्थियों को वापस उस जगह पर भेजना जहां वो उत्पीड़न का सामना करते हैं, ये दायित्वों के खिलाफ होगा। याचिका के अनुसार ये भारत में रह रहे सभी रोहिंग्या लोगों के अनुच्छेद 21 के अधिकारों का हनन है। खास बात यह है कि पहले इस महीने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फॉरेनर्स एक्ट के तहत कठुआ के हीरानगर उप जेल में होल्डिंग सेंटर स्थापित किए थे। साथ ही इसमें जम्मू से लाकर यहां महिलाओं और बच्चों समेत 168 रोहिंग्या शरणार्थियों को रखा गया था। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये अप्रवासी पासपोर्ट एक्ट की धारा 3 की शर्तों के मुताबिक वैध पासपोर्ट नहीं रखे हुए थे। 2 दर्जन से अधिक रोहिंग्या परिवार ऐसे मिले जो 1999 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ही जम्मू आकर बस गए थे। हालांकि म्यांमार से रोहिंग्याओं का बड़े पैमाने पर पलायन 2015 में शुरू हुआ था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की ओर से एक याचिका दायर की गई। इसमें जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया गया। साथ ही उन्हें प्रत्यर्पित करने के आदेश को लागू करने से केंद्र को रोकने को कहा गया है। रोहिंग्या को लाकर बसाने में लगे जम्मू कश्मीर के एक एनजीओ को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब से फंड मिलने के संकेत मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड का मसला एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई करने पर हामी दे दी है। याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दाखिल की है और ऐसे में याचिका में सियासी दलों को मिल रहे दान के बारे में जानकारी मांगने का प्रावधान की मांग है। सुनवाई 24 मार्च को है। नए बॉन्ड 1 अप्रैल को जारी किए जाने हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड के नए सेट को जारी करने पर रोक की मांग के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया है। सीजीआई ने पूछा कि क्या रोक की याचिका पर पहले इनकार कर दिया गया था। भूषण ने बताया कि अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से एक कवर में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान के बारे में जानकारी मांगी थी। सीजीआई ने तब कहा कि इस मामले को अगले शुक्रवार 26 मार्च को सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालांकि भूषण ने ये कहते हुए पहले तारीख मांगी कि केंद्र जवाब देने के लिए समय मांगकर मामले में देरी करेगा। उन्होंने कहा कि नए बॉन्ड 1 अप्रैल से जारी किए जाने हैं। याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने 2017 में वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड का रास्ता खोला गया था। हाल की मीडिया रिपोर्ट के प्रकाश में कि केंद्र सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों की अनदेखी करते हुए चुनावी बॉन्ड स्कीम को आगे बढ़ाया।
एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस विवादास्पद योजना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। रोक लगाने के आवेदन में एडीआर ने कहा कि इन रिपोर्टों से पता चला है कि आरबीआई ने सरकार को चुनावी बॉन्ड स्कीम के खिलाफ बार बार चेतावनी दी है कि ये काले धन को बढ़ाने, धन शोधन, सीमा पार से जाली नोट और जालसाजी को बढ़ाने की क्षमता रखता है। दरअसल 12 अप्रैल 2019 को राजनीतिक दलों को चंदे की चुनावी बॉन्ड योजना में दखल न देने के केंद्र सरकार की दलीलों को दरकिनार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया कि वे 15 मई तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दें। हालांकि पीठ ने बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड और उनकी पारदर्शिता की कमी एक वजनदार मुद्दा है और इसके लिए गहन सुनवाई की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फरवरी 2021 के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने स्कूल के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव लड़ने से रोक दिया था। अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने कहा कि नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी कि 19 मार्च को है और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और आदेश पर रोक लगा दी। अनुदानित स्कूल शिक्षकों को विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने वाली मांग वाली याचिका जनहित याचिकाओं पर केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यद्यपि सरकारी शिक्षकों को विधानसभा चुनाव लड़ने सहित राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया गया है, लेकिन सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। याचिकाकर्ताओं को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा की धारा 2(4) अयोग्यता को हटाना अधिनियम 1951 असंवैधानिक है। प्रावधान में कहा गया कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा क्योंकि उन्हें केवल गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी कार्यालय को रखने के कारण विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को केरल शिक्षा अधिनियम KEA 1951 के अनुसार राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ये तर्क दिया गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में बाद के विकास जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि के साथ शिक्षकों का वर्गीकरण अनुचित हो गया था। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से भी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ के समक्ष सऊदी अरब में एक भारतीय प्रवासी को कथित रूप से मुस्लिम संस्कार से दफनाने के मामले में पेश होने के निर्देशों का पालन करते हुए विदेश मामलों के काउंसलेट पासपोर्ट वीजा निदेशक ने गुरुवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारतीय काउंसलेट से मृतक व्यक्ति संजीव कुमार को दफन से पहले न तो पूछा गया था और न ही इस बारे में कोई सूचित भी किया गया था। ये नियमित प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास द्वारा संजीव कुमार को उसकी मौत के बाद दफन के बारे में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। निदेशक ने अदालत को यह भी बताया कि अदालत के समक्ष पहले के रुख के विपरीत भारतीय काउंसलेट के आधिकारिक अनुवादक द्वारा संजीव कुमार के निजी नियोक्ता द्वारा व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र का अनुवाद नहीं किया गया था और किसी भी मामले में ये प्रासंगिक था। मृत्यु प्रमाण पत्र के कुमार धर्म का उल्लेख नहीं था, उन्हें केवल एक भारतीय के रूप में पहचाना गया और एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सऊदी अरब के अधिकारियों को पता होगा कि कुमार मुस्लिम नहीं थे। अदालत मृत व्यक्ति की पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें संजीव कुमार की अस्थियों की खोज और उन्हें भारत मंगाने की मांग की गई है। सऊदी अरब में संजीव कुमार का निधन 24 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ था। बताया भी जा रहा है कि उन्हें 17 फरवरी को दफनाया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने MEA के एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले की अंतिम रिपोर्ट के साथ ही मामले की स्थिति के साथ ऑनलाइन उपस्थित होने का निर्देश दिया था। एनआईए द्वारा गिरफ्तार ASI सचिन वाजे ने राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया, लेकिन एनआईए कोर्ट ने वाजे की याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि वाजे एक पुलिस अधिकारी है, अपने अधिकार के बारे में अच्छे से जानता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन स्पेशल सेल NIA कोर्ट ने गिरफ्तारी में अनियमितता के आधार पर उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अंबानी हाउस विस्फोटक मामले में मुख्य संदिग्ध होने के कारण सचिन वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 25 मार्च तक के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था। स्पेशल NIA कोर्ट के समक्ष वाजे ने अपने आवेदन में गिरफ्तारी को लेकर 2 चीजों का जिक्र करते हुए एजेंसी पर आरोप लगाया। पहला कि उसे 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया और न ही उसे वकील से मिलने की अनुमति दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। दूसरी बात, उन्हें गिरफ्तार करने की मंजूरी राज्य सरकार 1997 की अधिसूचना के CRPC की धारा 45(1) के तहत नहीं मिली थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने कहा कि वाजे एक पुलिस अधिकारी है जो अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से जानता है। आगे कहा कि वाजे ने काउंसलर एक्सेस के लिए नहीं कहा था। गोंसाल्वेस ने प्रस्तुत किया कि सचिन वाजे जानबूझकर अपना मोबाइल हैंडसेट के बिना पूछताछ के लिए आए थे, इसलिए वे अपने परिवार के सदस्य को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने में असमर्थ थे, लेकिन संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था। न्यायाधीश ने अभियोजक की बात पर सहमति जताई। कोर्ट ने राजकिशोर राय बनाम कमलेश्वर पांडे और अन्य AIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया। जज ने कहा कि CRPC की धारा 41D आंशिक रूप से एक आरोपी को वकील तक पहुंचाने की अनुमति देता है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के अल्टामोट रोड पर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया के पास एक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार मिली थी। कार में 20 जिलेटिन के छड़े और अंदर एक धमकी भरा लेटर था। मुंबई के क्राइम ब्रांच अधिकारी सचिन वाजे और उनकी टीम द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही थी। हालांकि वाजे के खिलाफ आरोप लगने के बाद NIA को स्थानांतरित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दी, जिन पर 12 दिसंबर 2020 को कोलार तालुक में विस्ट्रॉन इंफोकॉम कंपनी द्वारा संचालित एप्पल की आईफोन निर्माण यूनिट में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था। न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल पीठ ने आरोपी उदय भानु सिंह और आरोपी विनोद कुमार को जमानत दी है। आपको बता दें कि जो लगभग 3 महीने से हिरासत में थे। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों से पता चलता है कि ये मामला प्रदर्शन करने वाले लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसे 7,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ है। रिकॉर्ड के आधार पर देखा गया कि उन्होंने बकाया वेतन की मांग की और प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे लगभग 3 महीने से हिरासत में हैं। इसी तरह के आरोप में सहअभियुक्त को भी इस अदालत ने जमानत दी। पीठ ने आगे कहा कि इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप आरोपी नंबर 11 के समान है, जिसे जमानत मिली है। इसीलिए ये याचिकाकर्ता भी समानता के आधार पर जमानत के हकदार है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 दिसंबर 2020 को सुबह 6 बजे विस्ट्रॉन इंफोकॉम कंपनी के वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और कुछ गुंडों के साथ मिलकर कंपनी के सामने गैर कानूनी रूप से एकजुट हुए और कंपनी को लूटने के इरादे से कंपनी परिसर में प्रबंधन के खिलाफ ही नारेबाजी की और HR ब्लॉक और कंपनी के अन्य हिस्सों के उपकरणों को तोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील विश्वनाथ ने प्रस्तुत किया, याचिकाकर्ता कथित अपराध नहीं किया और वह निर्दोष है और उनका नाम FIR में नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श जी, आपसे जानना चाहेंगे, तोड़फोड़ करने के 2 आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा, हमें तफसील से बताएं। जी, इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों से पता चलता है कि यह मामला प्रदर्शन करने वाले लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसे 7,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ है। रिकॉर्ड के आधार देखा गया कि उनके बकाया वेतन की मांग की और प्रदर्शन भी किया, इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे लगभग 3 महीने से हिरासत में हैं। इसी तरह के आरोपों में अभियुक्त को भी इस अदालत से जमानत दी गई।
पीठ ने वही आगे ये भी कहा कि इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपी नंबर 11 के समान हैं, जिसे जमानत मिल चुकी है, इसीलिए ये याचिकाकर्ता भी समानता के आधार पर जमानत के हकदार हैं। और वही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी नंबर 3 और आरोपी नंबर 7 को जमानत पर रिहा किया जाए और ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए के निजी बांड और 2 जमानती बांड पर जमानत दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे टोल संग्रह के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता को चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत उन 4 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जो 2005 के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि एक्सप्रेस वे पर किया जा रहा टोल संग्रह अगस्त 2019 के बाद अवैध घोषित किया जाना चाहिए। पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC से पूछा था कि कब तक लोगों को इस सड़क पर टोल चुकाना है। MSRDC ने जवाब दिया था कि 2030 तक टोल वसूला जाएगा क्योंकि परियोजना लागत पूरी तरह से वसूल नहीं हुई है। निगम ने कहा कि उन्हें पूंजी परिव्यय के लिए 22,370 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी। मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रवीण वांटेगांवकर ने भी इस पूंजी परिव्यय पर सवाल उठाया। कोर्ट ने MSRDC से पूछा कि निर्माण की वास्तविक लागत और वार्षिक टोल 2004 क्या है। इस पर निगम के वकील मिलिंद साठे ने कहा कि परियोजना लागत के लिए 2004 में 3,632 करोड़ रुपए वसूले जाने थे। हमें 15 साल के अनुबंध के लिए 918 करोड़ रुपए मिले। हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने टोल वसूली के आरोप पर जांच करवाने की मंशा जताई है। पीठ ने कहा कि हम पूरी तरह से जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कैग को निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं। एक्सप्रेसवे का निर्माण 1997 से 2004 के बीच किया गया था और उसके बाद इसके रखरखाव के लिए 15 साल का अनुबंध किया गया था। अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया कि MSRDC 3,632 करोड़ रुपए की परियोजना के कुल पूंजी परिव्यय को पुनः प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि एक्सप्रेसवे को 2004 में सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया था और जिसके परिणाम स्वरूप वसूली अब 22,000 करोड़ रुपए है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक नेपाली व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया जिसे लगभग 41 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में था। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने इस बात को ध्यान देने के बाद आदेश दिया कि आरोपी की मानसिक रूप से वर्तमान आयु लगभग 9 वर्ष और 9 महीने है। पीठ एक दीपक जोशी के मामले की सुनवाई कर रही थी जिसे 12 मई 1980 को गिरफ्तार किया गया था और वह पहले ही 40 से ज्यादा वर्ष हिरासत में बिता चुका है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि आरोपी की मानसिक स्थिति के आकलन जनवरी 1982 के बाद जब उसे ट्रायल के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं पाया गया था तब किसी भी समय इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। यहां तक कि अब सेशन कोर्ट में भी जहां मामला लंबित है वहां भी इसका कोई विरोध नहीं किया गया। इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अनुसार अदालत ने आरोपी की रिहाई का आदेश देते हुए कहा उसकी मानसिक क्षमता में किसी के मद्देनजर किसी भी बॉन्ड को निष्पादित करने के लिए निर्देश देना संभव है। न्याय के सिरों की संतुष्ट तभी होगी जब यदि कोई उसकी रिहाई को प्रकाश चंद्र शर्मा तमीना द्वारा इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पक्ष में निष्पादित एक साधारण बॉन्ड द्वारा समर्थन दिया जाए जिसमें इस न्यायालय के आदेश पर पेश करने का अंडरटेकिंग दिया गया हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.